स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्टेट के, वहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, RPSC, राज्य महिला आयोग जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जो आयोग होते हैं, इन पर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उन्हें आपको कम से कम 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो याद ज़रूर हो जाएंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी वो रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस प्रकार हुआ था, कब से इसने कार्य करना प्रारंभ किया है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, साथ ही इसका गठन किस प्रकार होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, यानी कि एक तरीके से इस आयोग का कार्य क्या होता है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसका गठन कब हुआ था। तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 को संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्र में यानी कि देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना सुनिश्चित किया गया था, जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। यानी कि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। साथ ही एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपको याद रखना है सन 1993 में अधिनियम पारित किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे रंगनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है रंगनाथ मिश्र प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्र। ये नाम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो बात थी ये थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, और साथ ही मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो ये जो चीज़ थी उसमें आपने पढ़ा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और साथ ही उसके अधिनियम के बारे में। अब हम आगे जानेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग इसकी जो अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 में। यानी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसने कार्य कब से प्रारंभ किया है, तो मार्च सन 2000 में, यानी कि मार्च सन 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1999 को हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना प्रारंभ किया, तो आपको याद रखना है मार्च सन 2000 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। यानी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, यानी कि इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो किस प्रकार होती है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इसके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से इनकी नियुक्ति नहीं करता है। इनकी नियुक्ति करने के लिए एक समिति गठित होती है, जिसके द्वारा उन नामों पर विचार किया जाता है जो इसके अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, और इसके बाद राज्यपाल इस समिति की सिफारिश पर ही यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और जाननी है कि वर्तमान में जो इसका प्रारूप है, यानी कि जो इसका रूप है, उसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। यानी कि ये एक बहुसदस्यीय समिति है। बहुसदस्यीय समिति, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की समिति है, तो आपको याद रखना ये एक बहुसदस्यीय समिति है। यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो राज्यपाल है ये समिति की सिफारिश पर ही यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो जो ये समिति होती है इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। CET के जो एग्ज़ाम हुए हैं
उनमें यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 सदस्य समिति होती है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री, यानी कि इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा ये 5 सदस्य होते हैं। इसमें गृह मंत्री यानी कि जो राज्य का गृह मंत्री है वो, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पर ये जो 2 व्यक्ति है यानी कि ये जो 2 सदस्य है वो राजस्थान में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है। साथ ही वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री भी है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो सीपी जोशी है, और विधानसभा में विपक्ष के नेता जो वर्तमान में है वो गुलाब चंद कटारिया है। और आप जानते हैं कि हाल ही में अब इनको असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर जान पाएंगे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में ये जो समिति होती है इसमें मुख्यमंत्री है, विधानसभा के अध्यक्ष है और विधानसभा में विपक्ष के नेता है। यानी कि देखा जाए तो ये 6 सदस्यीय समिति होती है, लेकिन राजस्थान के आधार पर यानी कि जो राजस्थान में वर्तमान में जो शासन है उसके आधार पर वर्तमान में इसमें 3 ही जो है सदस्य हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन में जो समिति है उसमें निम्न में से कौन से सदस्य शामिल है। तो वहाँ पर आपको नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम आ सकता है, विधानसभा के अध्यक्ष का नाम उसमें आ सकता है, और विपक्ष के नेता का नाम उसमें आ सकता है, और साथ ही कोई अन्य नाम आपको दे दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नाम दिए गए हैं ये राजस्थान में वर्तमान में किस पद पर है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नाम ज़रूर याद रखने। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो सीपी जोशी हैं, और विपक्ष के नेता वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अगली अगर हम बात करें नियुक्ति की, तो नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम बात करें बर्खास्त करने की, तो जो बर्खास्त करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि इनको इनके पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और आप सभी जानते हैं किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा रहा है तो कुछ नियम जो होते हैं वहाँ पर, यानी कि किस आधार पर उसे हटाया जाएगा। तो ये आप सभी जानते हैं, अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो गया हो या उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली हो, इस प्रकार के जो यहाँ पे उपबंध होते हैं उसके आधार पर यहाँ पे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे इसके लिए संशोधन सन 2006 में किया गया था, यानी कि अध्यक्ष एक होगा और इसमें 2 सदस्य होंगे। ये जो संशोधन किया गया था ये सन 2006 का है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगली बात यहाँ पर आती है कि जो इनका कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि जब से इसका गठन हुआ था तब से लेकर 2019 तक यहाँ पर 5 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र का प्रावधान था, यानी कि 5 वर्ष तो उनका कार्यकाल होगा, और अगर उससे पूर्व वो 70 वर्ष की उम्र तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ तक जो है उनका जो है एक तरीके से कार्यकाल रहने वाला है। लेकिन 2019 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और फिर जो उम्र रखी गई या तो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा या फिर 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर वो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो वो पुनर्नियुक्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है। यानी कि अगर वो व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र जो है पूर्ण कर चुका है तो वो फिर से नियुक्त नहीं हो सकता है। अगर उसका कार्यकाल खत्म हो गया है लेकिन अभी उसकी उम्र 70 वर्ष नहीं है तो उसे पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र होने तक। अगली अगर हम बात करें कि अगर इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है उसके बाद ये राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बार व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन गया है तो इसके बाद आगे आने वाले समय में ये सरकार में किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या ये कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो ये जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा ही यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन का।
पहले होता था कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछकर 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। उसके बाद आपके सामने 4 से 5 जो है वहाँ पे कथन दिए जाते हैं और उसके बाद आपके ऑप्शन आते हैं जिसमें कि आपको ये जो है बताना पड़ता है कि निम्न में से कौन से ऑप्शन तो सही है और कौन से गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद ये राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस आयोग की शक्तियाँ क्या क्या होती है, यानी कि किस प्रकार से ये कार्य करता है और कौन कौन से कार्य ये कर सकता है, तो अगर हम बात करें आयोग की शक्तियाँ, तो समन जारी करने की शक्ति इसके पास होती है। शपथ पत्र अथवा हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति इसके पास होती है। गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है कि देश के विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति भी इसके पास होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन उसी प्रकार पूछा जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि इस प्रकार देख दिया जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग की कौन सी शक्तियाँ हैं। यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ सकता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि ये चारों कथन सत्य हैं वो राइट होगा, यानी कि ये चारों कार्य जो होते हैं, यानी कि जो शक्तियाँ होती हैं, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। सबसे अंत में अगर हम बात करें, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष जो बनी थी, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था कांता कुमारी भटनागर, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण व्यास। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट राज्य मानवाधिकार आयोग। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ताकि आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी बताया गया है उस पर जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई कमी रह गई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।